क्रॉप, ठीक है, फसलों का वर्गीकरण हमको करना है। जितनी भी क्रॉप हैं एग्रीकल्चर में, जितनी भी फसलों का हम कल्टीवेशन करते हैं, उन फसलों को हम वर्गीकृत करेंगे, सबको अलग अलग क्लासेस में रखेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ रखा होगा। जिन लोगों ने पढ़ रखा है उन लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, कुछ शायद नया सीखने को मिल जाए, और शायद आपको कुछ ऐसा आता हो तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है, जो मैं ना बता पाऊँ। और जिन लोगों के लिए नया है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है। देखो, इस पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित जंतु हैं, उन सबको हमने अलग अलग किंगडम में, अलग अलग उनके कह सकते हैं साम्राज्य हमने उनके बनाए हैं। जैसे कि किंगडम प्लांटी, उसमें प्लांट को रखा है। किंगडम एनिमलिया, उसमें सभी एनिमल को रखा है। ऐसे ही हमने बनाया है किंगडम मोनेरा, उसमें हमने सभी प्रोकैरियोट्स को रखा है। ठीक है, तो हमें बाकी के किसी किंगडम से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किंगडम प्लांटी से। तो देखो, अगर मैं बात करूं किंगडम प्लांटी की, किंगडम प्लांटी, देखो इसी में आते हैं सारे प्लांट। जितने भी दुनिया भर के प्लांट हैं वे सब इसी किंगडम प्लांटी में आते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से बताऊंगा, हालांकि आप लोगों को ये सब पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। किंगडम प्लांटी, उसके बाद एल्गी आएगा, ब्रायोफाइट आएगा। इसको अगर हम बॉटनी वाले बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, वो इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ेंगे। क्रिप्टोगेम्स कौन से होते हैं, फिनेरोगेम्स कौन से होते हैं। फिर क्रिप्टोगेम्स में 3 क्लासेस होती हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फिनेरोगेम्स में फिर 2 क्लास होती हैं, आपका जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर एंजियोस्पर्म में मोनोकोट, डाइकोट। एग्रीकल्चर वाले बच्चों को इतना डिटेल में नहीं जाना। एग्रीकल्चर वाले बच्चों को क्या समझना है, एक जानकारी उनको होनी चाहिए कि कैसे एंजियोस्पर्म तक हम पहुँचते हैं। किंगडम प्लांटी के अंदर हमने जो दुनिया भर के प्लांट डाल रखे हैं, उन प्लांट को हमने कैसे अरेंज किया है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कि लोअर प्लांट कौन से हैं, फिर उनसे ऊंचे दर्जे वाले प्लांट कौन से हैं, फिर उनसे ऊंचे दर्जे वाले प्लांट कौन से हैं, फिर सबसे ऊंचाई वाले, सबसे ऊंचे दर्जे वाले प्लांट कौन से हैं, जिनको हम हायर प्लांट कहते हैं। ठीक, तो वो आप लोगों को देखना है। बस एग्रीकल्चर वाले बच्चों को इतना ही समझना है। बाकी का डिटेल में आपको, जैसा मैंने बताया, क्रिप्टोग्राम, आपका फिनेरोग्राम्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके सब में चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। देखो यहाँ पर सबसे पहला तो अपना किंगडम प्लांटी। इस किंगडम प्लांटी में सबसे पहले आते हैं अलगी। नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, सभी जानते हैं अलगी। काई, आम भाषा में कहें, आपके घरों में जो काई जम जाती है ना टंकियों के अंदर, जहाँ कहीं भी मॉइस्चर दिखता है, पानी भरा दिखता है, वहाँ पर ये होते ही हैं। ठीक, एल्गी जो है वो सबसे लोअर प्लांट माने जाते हैं, सबसे निचले प्लांट। ठीक है, उसके बाद अलगी के बाद आते हैं अपने ब्रायोफाइट। अलगी के बाद क्या आते हैं, ब्रायोफाइट। ये जो अलगी होते हैं इनको तो चाहिए पानी। ब्रायोफाइट जो होते हैं इनको चाहिए मॉइस्चर और पानी, दोनों में काम कर जाते हैं। ब्रायोफाइट से ऊपर, इनसे भी ऊंचे दर्जे वाले प्लांट कौन से हैं, ब्रायोफाइट से भी ऊपर आप पाए जाते हैं अपने टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट मतलब ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ये पूरी तरह से सूखी जमीन पर उग सकते हैं। एल्गी बिना पानी के नहीं उग सकता, ब्रायोफाइट बिना नमी के, बिना मॉइस्चर के नहीं उग सकता, टेरिडोफाइट ये सूखी जमीन पर उग सकता है। ठीक है, टेरिडोफाइट से भी फिर ऊंचे दर्जे के प्लांट हैं जिम्नोस्पर्म। इनसे भी ऊंचे दर्जे के प्लांट कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से भी फिर ऊंचे दर्जे के प्लांट हैं एंजियोस्पर्म। ये इनसे भी ऊंचे दर्जे वाले हैं, कौन से, एंजियोस्पर्म। इस एंजियोस्पर्म से ऊपर कोई क्लास नहीं है, मतलब ये जो एंजियोस्पर्म है यही है हायर प्लांट्स। आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में देखा होगा, लिखा रहता है हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, हायर प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। और हमारी जो एग्रीकल्चर की क्रॉप है, 100% तो मैं नहीं कहूँगा, लगभग 99% क्रॉप, कितनी, लगभग 99% जो क्रॉप है एग्रीकल्चर में जिसे हम कल्टीवेट करते हैं, वे सब की सब एंजियोस्पर्म के अंदर ही आती हैं। देखो, ये जो अलगी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, ये जो तीनों होते हैं ना, इन तीनों के अंदर ना तो फूल आते हैं और ना ही सीड बनते हैं। मतलब ये तीनों तो जो है वो आपके नॉन फ्लावरिंग
और नॉन सीडेड प्लांट हैं, मतलब ना तो इनके अंदर फूल आएंगे और ना ही इनके अंदर, जब फूल नहीं आएगा तो सीड कहाँ से बनेगा। ठीक है, अलगी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। ये जो दो आप देख रहे हो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों के अंदर फ्लावरिंग भी आती है और इन दोनों के अंदर सीड भी बनते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी पूछ लेते हैं कि जिन प्लांट्स में सीड बनते हैं उन प्लांट्स को और क्या कहते हैं। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में कौन सा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन दोनों में बनते हैं सीड। जिन प्लांट्स के अंदर सीड बनता है उनको कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। ये आप लोग याद रखना, क्या कहा जाता है उनको, स्पर्मेटोफाइटा। जिन प्लांट्स के अंदर सीड बनता है उनको कहा जाता है स्पर्मेटोफाइटा। मतलब स्पर्मेटोफाइटा क्या है, सीड बियरिंग प्लांट है, इनके अंदर सीड बनता है, ये बात याद रहेगी। ठीक, यानी कि सीड बनेगा किसके अंदर, हम बात करेंगे किसकी, एंजियोस्पर्म की, क्योंकि हमारी 99% क्रॉप किस में आती है, एंजियोस्पर्म की। तो हम सिर्फ एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। ये भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एंजियोस्पर्म। उसके बाद एक अलगी पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो हमारी सभी की सभी क्रॉप किस में आती है, एंजियोस्पर्म में। तो हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा, एंजियोस्पर्म के ऊपर। एंजियोस्पर्म के अंदर क्या बनते हैं भैया, सीड बनते हैं। एंजियोस्पर्म कौन है, स्पर्मेटोफाइटा, सीड बियरिंग प्लांट। अब देखो, ये जो एंजियोस्पर्म है ना, एंजियोस्पर्म, इनको दो क्लास में बांटा गया है। कितने क्लास में बांटा गया है, दो में। एक है मोनोकॉट और दूसरा है डाइकॉट। एक कौन सा है, मोनोकॉट, और दूसरा कौन सा है, डाइकॉट। अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा होगा, अब समझ भी लो कि एक्चुअल में मोनोकॉट और डाइकॉट होता क्या है। देखो, मोनो का मतलब तो आप सभी जानते हो, एक, और डाई का मतलब आप सभी जानते हो, दो। ये कॉट क्या चीज़ है, व्हाट इज कॉट। कॉट से मतलब है यहाँ पर कॉटिलेडन। कॉट से क्या मतलब है, कॉटिलेडन। यहाँ पर भी कॉट से क्या मतलब है, कॉटिलेडन। तो ये जो लिखा है हमने मोनोकॉट और डाइकॉट, इससे एक बात तो समझ में आ गई, मोनोकॉट का मतलब एक कॉटिलेडन और डाइकॉट का मतलब दो कॉटिलेडन। तो ये पहले तो बात करो कॉटिलेडन की, कि कॉटिलेडन क्या चीज़ होती है। ये जो कॉटिलेडन होती है ना, ये एक तरह का स्टोर फूड मटेरियल, एक तरह का ये फूड सोर्स का काम करती है। जब भी प्लांट डेवलप होता है, जब हम बीज को ज़मीन में डालते हैं, उसकी बुवाई करते हैं और सबसे पहला जो एक छोटा सा पौधा उसमें से निकल के आता है, जो इनिशियल डेवलपमेंट होता है, जो सबसे पहली पत्ती बाहर निकल के आती है, जो फर्स्ट लीफ, पहली पत्ती जो ज़मीन का सीना चीर के जो निकलती है ना, उसी को कहते हैं कॉटिलेडन। वो जो बाहर निकल के आती है ना पहली पत्ती ज़मीन के अंदर से, वही कॉटिलेडन होता है। तो कॉटिलेडन को हम लोग फर्स्ट लीफ भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट लीफ। ठीक है, ये जो कॉटिलेडन होती है ये उसी एम्ब्रियो के अंदर पाई जाती है, सीड के अंदर पाई जाती है, इसलिए इस कॉटिलेडन को हम एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना, इसको फर्स्ट लीफ भी बोलते हैं, इसको एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं। ये कॉटिलेडन ही सबसे पहली लीफ होती है जो फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि ये सबसे पहली लीफ है जो करती है क्या, फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाली सबसे पहली पत्ती भी कौन सी होती है, यही कॉटिलेडन, क्योंकि सबसे पहले यही बाहर निकल के आती है, तो यही फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस करेगी तो मतलब क्या बनाएगा, यहाँ पर ये फूड बनेगा। यानी कि ये जो कॉटिलेडन है वो क्या है, फूड सोर्स है। यानी कि शुरुआती स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ये कॉटिलेडन उस पौधे को खाना देता है, एक फूड सोर्स की तरह काम करता है। ठीक, समझ गए कॉटिलेडन होता क्या है। अब देखो, कॉटिलेडन, ये सीड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सीड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही कॉटिलेडन होता है। उन सभी प्लांट को हमने एक अलग कैटेगरी में रख दिया और नाम दे दिया मोनोकॉट। कुछ सीड ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर दो कॉटिलेडन होते हैं, तो उन सभी सीड को, उन सभी प्लांट को एक दूसरी कैटेगरी में रख दिया जिसका नाम कर दिया हमने डाइकॉट। ठीक, अब देखो प्लांट के अंदर बेसिकली हम 4-5 चीज़ें होती हैं।
वो 4-5 चीज़ों के बेसिस पर अपन डिफरेंस पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी हैं देखो। सबसे पहले तो सीड ही है। सीड में क्या अंतर है? सबसे पहले तो सीड में क्या अंतर होता है भाई मोनोकॉट और डाइकॉट में। ठीक, यहाँ पर देख लो मोनोकॉट लिख दो और एक तरफ लिख दो आप डाइकॉट। ठीक, सीड में क्या अंतर होगा। उसके बाद रूट में देख लो, रूट में क्या अंतर है दोनों के में। मोनोकॉट की जो प्लांट है उनकी रूट में क्या फ़र्क होगा, डाइकॉट की जो प्लांट है उनकी रूट में क्या फ़र्क होगा। इसके अलावा जो लीफ है, पत्तियां हैं, उनमें फ़र्क देख लो कि भाई मोनोकॉट की पत्तियां कैसी होंगी, डाइकॉट की पत्तियां कैसी होंगी। स्टेम की बात करें, स्टेम में बेसिकली हम देखेंगे वैस्कुलर टिश्यू, जो वैस्कुलर बंडल्स हैं स्टेम के अंदर वाला पार्ट। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है फ्लावर, बस हो गया। और तो इसके अलावा कुछ होता नहीं है प्लांट के अंदर। सीड, रूट, लीफ, स्टेम और फ्लावर। सबसे पहले तो देखो सीड, मैंने क्या कहा, मोनोकॉट के जो सीड होते हैं उनमें सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो वो है कॉर्न का, मक्के का, मेज। इस मेज का जो सीड होता है उसके अंदर एक कॉटिलेडन होता है। ये आप क्या देख रहे हो, इसको बोलते हैं कॉटिलेडन, एक ही कॉटिलेडन होता है। ठीक, वहीं अगर हम बात करें डाइकॉट की, डाइकॉट के जो सीड होते हैं उनके अंदर होते हैं 2 कॉटिलेडन। उनके अंदर कितने कॉटिलेडन होते हैं, 2 कॉटिलेडन। ये आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी पल्सेस क्रॉप हैं आपने अक्सर देखा होगा। ये सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बताया बीन का। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल किसका बताया मैंने, कॉर्न सीड का, बीन का। जितनी भी फली वगैरह होती हैं, बीन वगैरह होती हैं, उनको आप कभी भी बोना और आप देखना उसमें से 2 कॉटिलेडन बाहर निकल के आते हैं, जो पत्ती के साथ, स्टेम के साथ ही बाहर निकल के आते हैं। इस तरह से आपने अगर देखा हो तो, जैसे कोई ये है तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, ऊपर फिर पत्तियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं। ये इनिशियल स्टेज की बात कर रहा हूँ। इस तरह का आप लोगों ने प्लांट देखा होगा। तो ये जो 2 कॉटिलेडन बाहर निकल कर आए हैं ना, ये होते हैं आपके डाइकॉट में। जबकि मोनोकॉट वाले जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कॉटिलेडन हमेशा अंदर ही रहता है, उनके अंदर कॉटिलेडन कभी भी बाहर निकल कर नहीं आता। जबकि डाइकॉट में कॉटिलेडन मिट्टी से बाहर आ जाता है। फ़र्क समझना, डाइकॉट के अंदर क्या होता है, जो कॉटिलेडन है वो मिट्टी से बाहर आ जाएगा और साफ नज़र आएगा, हर कोई देख सकता है, 2 कॉटिलेडन साफ नज़र आते हैं। ठीक है, और मोनोकॉट के अंदर कॉटिलेडन कभी बाहर नहीं आता, वो अंदर ही रहता है, मिट्टी के अंदर ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर 2 कॉटिलेडन है, यहाँ पर 1 कॉटिलेडन है। आगे बात समझ में। अब आ जाओ रूट की। मोनोकॉट जो होते हैं उनके अंदर होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट इस तरह की, सभी लोगों ने देखी होगी फाइब्रस रूट। इसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट। एक होती है टेप रूट। टेप रूट कैसी होती है, एक मेन रूट होती है इस तरह से, फिर उस मेन रूट में कई सारी ब्रांचिंग होती है इस तरह से। तो ये जो रूट आप देख रहे हो ना, ये होती है फाइब्रस रूट और ये होती है आपकी टेप रूट। ठीक, मोनोकॉट के अंदर होती है फाइब्रस रूट, टेप रूट के अंदर होती है, सॉरी डाइकॉट के अंदर होती है टेप रूट। ठीक, पत्तियों की बात कर लो, ज़्यादातर जो मोनोकॉट होते हैं उनकी पत्तियां कैसी होती हैं, नैरो, सकरी पत्तियां होती हैं। ठीक है, डाइकॉट की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट बात वेनेशन, जो अपनी जो नैरो लीफ, जो सकरी पत्तियां होती हैं इस मोनोकॉट के अंदर, इनके अंदर पैरेलल वेनेशंस होते हैं। कैसे, पैरेलल, जो लकीरें पाई जाती हैं पत्तियों के ऊपर वो एकदम पैरेलल होती हैं, सीधी सीधी। वहीं डाइकॉट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर पैरेलल नहीं होती, यहाँ पर पैरेलल नहीं होती। ठीक, एक तो ये अंतर है। ये पत्तियाँ यहाँ पर कैसी होती हैं, नैरो, जबकि यहाँ पर पत्तियाँ कैसी होती हैं, ब्रॉड। ठीक है, उसके बाद आ जाओ स्टेम। स्टेम में क्या, वैस्कुलर टिश्यू। अगर मैं किसी स्टेम को काट दूं, जैसे कि मान लो ये प्लांट की स्टेम है, इस स्टेम को मैं यहाँ से काट दूं और फिर आपको ऐसे दिखाऊं, ये वाला मैं पार्ट अगर दिखाऊं तो क्या दिखेगा, ये है मोनोकॉट की स्टेम और ये है डाइकॉट की स्टेम। इसके अंदर जो वैस्कुलर टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू से मतलब है यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम से। किससे, जाइलम और फ्लोएम, नाम आप लोगों ने सुना होगा जाइलम और फ्लोएम। प्लांट जो फूड मटेरियल है और जो वाटर है, खाना और पानी मिट्टी में से एब्जॉर्ब करेगा,
ठीक है, पानी को और जितने भी मिनरल्स हैं उन सबको मिट्टी में से एब्जॉर्ब करेगा। तो वो मिट्टी में से पहले कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? जड़ से, रूट से वो जाएगा स्टेम से पूरी प्लांट के अंदर फैल जाता है। तो कुछ ना कुछ तो प्लांट के अंदर ऐसा होगा जिसकी वजह से वो पानी और वो मिनरल जो उसने मिट्टी से एब्जॉर्ब किया है वो पूरी प्लांट बॉडी में फैल गया। तो मिनरल और पानी को फैलाने का जो काम है वो होता है जाइलम को। वो ड्यूटी किसकी होती है? जाइलम की। यानी कि वाटर और मिनरल का ट्रांसलोकेशन किससे होता है? जाइलम से। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसको, ठीक है। एक वैस्कुलर टिश्यू तो ये हो गया। दूसरा होता है फूड मटेरियल। जब कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस किससे होता है? बेसिकली अपनी पत्तियों से होता है। तो पत्तियों के अंदर फूड बनेगा। अब वो फूड मटेरियल पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। तो फूड मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक अलग नाली होती है जिसको बोलते हैं हम क्या? फ्लोएम। देख लो भाई स्पेलिंग क्या है? फ्लोएम, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोएम। फ्लोएम का काम करता है फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन करता है। ये जो फ्लोएम है और ये जाइलम है, इन्हीं को कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू। तो ये जाइलम और ये फ्लोएम इस स्टेम के अंदर किस तरह से अरेंज होती हैं, ये डिफरेंस है। जैसे मोनोकॉट के अंदर ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये स्कैटर्ड होती है, कोई भी कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। किसमें? मोनोकॉट में। वहीं अगर डाइकॉट की बात करें तो ये जाइलम और फ्लोएम एक सर्कुलर रिंग में पाई जाती है, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन, इस तरह से एक सर्कुलर रिंग में होती है, ठीक। जबकि यहाँ पर क्या थी? स्कैटर्ड थी। ये तो हो गया वैस्कुलर बंडल, इसकी स्टेम का डिफरेंस। अब बात कर लेते हैं अपन इसके फ्लावर की। फ्लावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोनोकॉट प्लांट के अंदर जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर कोई भी पार्ट 3 के मल्टीपल में होते हैं। फ्लावर के जो पार्ट होते हैं वो कितने मल्टीपल में होते हैं? 3 के। मतलब जो भी चीज़ें होंगी वो कितने होंगे? 3। जैसे मान लो ये वाला जो पार्ट है, सीपल्स की अगर हम बात करें तो वो भी 3 होंगे, पीटल्स की अगर हम बात करें तो वो भी 3 होंगे, मतलब 3 के मल्टीपल में होंगे। वहीं अगर डाइकॉट की बात करें तो यहाँ पर 5 के मल्टीपल में होती हैं, यानी सीपल भी कितने होंगे? कम से कम 5, ठीक है। पीटल्स भी कितने होंगे? कम से कम 5, इस तरह की चीज़ें, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है किस बेसिस पर इसको हमने डिवाइड किया है मोनोकॉट और डाइकॉट का, वो है सीड के पर्पज से, क्योंकि कॉटिलेडन किस में पाया जाता है? सीड में, ठीक। तो एक तरफ मोनोकॉट, एक तरफ डाइकॉट। ये तो होगी बेसिक चीज़ें। अब आपको याद क्या करना है एग्जाम के पर्पज से, वो देख लो, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जनरल एग्रीकल्चर के पर्पज से, अब उस पर आ जाओ। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनके एग्जाम्पल के कि कौन सी फसल मोनोकॉट में आती है और कौन सी फसल डाइकॉट में आती है। देखो भाई, इस मोनोकॉट में आप 2 फैमिली याद रखो, GL का मतलब G से है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली के जितने भी क्रॉप हैं वे सब आ जाएंगे किसमें? मोनोकॉट में। जैसे कि सभी सीरियल्स, जितनी भी अनाज हैं, ठीक है। इसके अलावा सभी ग्रासेस और इसके अलावा शुगर केन, ये सब किस में आते हैं? ग्रेमिनी फैमिली में। L का मतलब होता है लिलिएसी, और लिलिएसी में आता है ऑनियन और गार्लिक, प्याज और लहसुन, ठीक। अब सीरियल्स में कौन कौन से हैं? शुगर केन कौन से? ग्रास, ये भी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये सब आते हैं आपके ग्रेमिनी में, ऑनियन और गार्लिक आता है लिलिएसी में। ये तो हो गए एग्जाम्पल किसके? मोनोकॉट के, ठीक। अब आ जाओ डाइकॉट। डाइकॉट में आप लोग कौन कौन सी चीज़ें याद रखोगे? देखो यहाँ पर आप याद रखो LLM PSC। LLM एक डिग्री होती है और PSC सभी जानते हैं, सब तैयारी करते हैं PSC की। LLM से मतलब क्या है? L का मतलब है यहाँ पर लेग्यूमिनेसी, ठीक है। लेग्यूमिनेसी में अपनी जितनी भी पल्सेस हैं वो आती हैं, और कुछ ऑयल सीड क्रॉप भी आती हैं, वो भी बता दूंगा पल्सेस में कौन सी हैं, ऑयल सीड में कौन सी हैं, ठीक है। दूसरे L का मतलब है यहाँ पर लिनेसी। लिनेसी में अपना आता है क्या? लिनसीड, ये भी एक ऑयल सीड है, इसको अपन फ्लैक्स भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाओ M से मतलब है यहाँ पर मालवेसी। मालवेसी में आता है आपका क्या? कॉटन, ठीक। P से मतलब है यहाँ पर पिडेलेसी। पिडेलेसी में आता है अपना सीसेमम, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तिल, ठीक। अब क्या है? S से मतलब है यहाँ पर सोलेनेसी। सोलेनेसी में क्या क्या है अपना?
ज़्यादातर अपनी सब्जियां टोमेटो है, टमाटर है, आलू है, पोटैटो है, और एक इम्पॉर्टेंट अपना टोबैको, तम्बाकू, ये भी अपना सॉलेसी में इसमें आता है। फिर बचा एक अपना सी, इस सी का मतलब है कंपोसिटी। कंपोसिटी में अपने दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सनफ्लावर प्लस सैफफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर और सैफफ्लावर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डाइकॉट के और ये कुछ एग्जाम्पल हैं मोनोकॉट के। ये तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, अभी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं क्लासिफिकेशन के, ठीक। इतनी बात आप समझ गए कि मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है उनके प्लांट में, और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं। ये आप लोग याद कर लेना, वीडियो को देखते रहना, अपने आप दिमाग में घुस जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अब आ जाओ दूसरा क्राइटेरिया। ये तो पहला तरीका हो गया, किस आधार पर, कॉटिलिडन के आधार पर। अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट, दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट। किसमें कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन सी फसल है, वो भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे अपन दूसरा आधार। दूसरा आधार क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, कौन सी फसल का क्या इकोनॉमिक पार्ट है, क्या उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हम उसे क्यों उगा रहे हैं। जैसे कि हमने गेहूं को उगाया, तो गेहूं को हम क्यों उगा रहे हैं, अनाज के लिए, ठीक है। जैसे कि हमने अरहर उगाई, पिजन पी उगाया, क्यों उगाया, दाल के लिए। जैसे कि हमने नेपियर ग्रास उगाई, क्यों उगाई, फॉडर, चारे के लिए। हमने लूसर्न उगाया, क्यों उगाया, चारे के लिए। हमने सरसों उगाई, क्यों उगाई, तेल के लिए। तो ये अनाज हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दाल हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तेल हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो कौन सा फसल हम किस मेन, उसका इकोनॉमिक प्रोडक्ट क्या है, उस आधार पर भी हमने वर्गीकृत किया है, ठीक है। इस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ हम लोग बॉटनिकल नेम भी पढ़ लेंगे, देखो, ठीक है। इसी के साथ बॉटनिकल नेम भी अपन यहीं पर फिनिश कर देंगे। सबसे पहले देखो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले तो हम बात करेंगे सीरियल्स क्रॉप की। कौन आएंगे सबसे पहले, सीरियल्स क्रॉप, अनाज वाली फसलें, वे फसलें जिनमें इकोनॉमिक प्रोडक्ट होता है उसका अनाज, दाना, गेहूं, चावल, सोरगम, बारले, बाजरा, इस तरह के एग्जाम्पल याद रखने आपको। एक एग्जाम्पल देखो, वीट और राइस, और बताओ भाई, मेज, सोरगम, ठीक, बारले, वीट, राइस, मेज, सोरगम, बारले, बाजरा, ट्रिटिकेल, बकव्हीट, ठीक है। ये तो आपको याद रखने हैं। ये कौन सी क्रॉप है, ये मुख्य क्रॉप है किसकी, सीरियल्स की, अनाज वाली फसलें। सबके बॉटनिकल नेम याद कर लो यहीं पर। वीट का बॉटनिकल नेम क्या है, ट्राइटिकम एस्टिवम। हालांकि इसको ट्राइटिकम स्पीसीज लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी ज़्यादातर किताबों में एग्जाम में ट्राइटिकम एस्टिवम के नाम से आता है। गेहूं के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, लेक्चर 3-4 लेक्चर बना दिए, आप लोग देख लेना। ये वीट कौन सा है, ट्राइटिकम एस्टिवम जो मैंने लिखा है वो ब्रेड वीट का लिखा है, जो शरबती गेहूँ होता है ना जिसकी हम रोटियाँ बनाते हैं, ब्रेड वीट, वो है ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। अगर ड्यूरम का पूछ ले तो फिर आपका अलग हो जाएगा, ट्राइटिकम ड्यूरम होता है, ठीक है, जिसको कठिया गेहूँ बोलते हैं हिंदी में। राइस का क्या होता है, ओराइजा सटाइवा, ठीक है। मेज का क्या होता है, जिया मेज। अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मेज का बॉटनिकल नेम क्या, जिया मेज। बहुत सारे क्या पढ़ते हैं, इस मेज को मेज बोल देते हैं, मेज नहीं होता, ये मेज होता है, MAYS, ठीक है, जिया मेज। सोरगम का क्या होता है बॉटनिकल नेम, सोरगम बाइकोलर, ठीक है। बारले का क्या होता है भाई, हॉर्डियम बल्गेर। बाजरा का क्या होता है, पेनिसिटम टाइफॉइड्स। ट्रिटिकेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिटिकेल के बारे में बहुत सारी जानकारी है, बाद में कभी बताऊंगा अलग से वीडियो बनाकर। अभी के लिए इतना जान लो कि जो ट्रिटिकेल है ना, ये एकमात्र मैन मेड सीरियल क्रॉप है, इंसानों के द्वारा बनाया गया एकमात्र सीरियल कौन सा है, ट्रिटिकेल, जो गेहूं और राई के क्रॉस से बनाया है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है सीकेल
सीरियल। एक होता है बकवीट। बकवीट आपने किसी ने देखा हो तो, मैंने तो देखा है, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं इसके बकवीट के, ठीक है। इसको भी यूज़ करते हैं आजकल लोग अनाज के तौर पर। इतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, इतना ज़्यादा लोग इसको कल्टीवेट नहीं करते, लेकिन न्यूट्रिएंट कंटेंट इसके अंदर काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो बकवीट का होता है फैगोपायरम एस्कुलेंटम, फैगोपायरम एस्कुलेंटम, ये होता है इसका बॉटनिकल नेम, फैगोपायरम एस्कुलेंटम बकवीट का। यहाँ पर वीट, राइस, मेज, सोरगम, बार्ले, वीट और ट्रिटिकल, ये जो आपने यहाँ तक देखा है ना, इन सब की एक ही फैमिली है और वो फैमिली है ग्रैमिनी। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब आते हैं सीरियल्स में। अब इसका एक नया नाम और आ गया है, वो है पोएसी। क्या नाम आ गया इसका? पोएसी, ठीक है। ये जो बकवीट है इसकी अकेले की फैमिली अलग है, इसकी फैमिली है पॉलीगोनेसी। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आ चुका है। क्या फैमिली है इसकी? पॉलीगोनेसी, ठीक। ये तो हो गया सीरियल क्रॉप। दूसरा देखो मिलेट क्रॉप। ज़्यादातर अपनी जो ड्राईलैंड एरिया है वहाँ पर मिलेट क्रॉप भी उगाई जाती है, ठीक। मिलेट क्रॉप में सबसे पहला देखो प्रोसो मिलेट, 3-4 याद रखना है इसमें। एक होता है प्रोसो मिलेट, एक होता है फॉक्सटेल मिलेट, ठीक। एक होता है कोडो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका बार्नयार्ड ग्रास, जिसको हम बोलते हैं सवा घास बोलते हैं ना, वो। ये 4 याद रखो, काफ़ी है। प्रोसो मिलेट का बॉटनिकल नेम क्या है? पैनिकम। प्रोसो मिलेट का बॉटनिकल नेम है पैनिकम मिलिसेरम, पैनिकम मिलिसेरम। फॉक्सटेल मिलेट, इसका बॉटनिकल नेम है सिटेरिया इटैलिका, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? सिटेरिया इटैलिका। कोडो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका बॉटनिकल नेम है पैस्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैस्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों याद ना हो तो एक जरूर याद कर लेना, कोडो। इस कोडो पर एक क्वेश्चन और आता है कि ये सबसे ज़्यादा कोर्सेस्ट सीरियल है। कैसा है? कोर्सेस्ट सीरियल। जितनी भी सीरियल्स क्रॉप हमने पढ़ी है ना अभी तक, ये और ये, इन सब में सबसे ज़्यादा कोर्सेस्ट, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, वो यही होता है, कोडो, पैस्पेलम स्कॉर्बिकुलेटम। बार्नयार्ड सवाग्रास, इकाइनोक्लोआ स्पीसीज के नाम से याद रख लो इसको, ठीक है। इकाइनोक्लोआ स्पीसीज, बार्नयार्ड ग्रास और सवाग्रास। तो ये मिलेट में अपन को 4 याद रखना है, ठीक। तो ये मिलेट भी एक्चुअल में आते हैं सीरियल्स में। ये जो चारों मिलेट हमने बात की है ना, ये चारों की फैमिली क्या है? पोएसी या फिर कहो ग्रैमिनी, ठीक। ये तो हो गया अपना सीरियल क्रॉप और मिलेट। इन सब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मेन इसका दाना, अनाज की फसलें हैं ये, ठीक। अब आ जाओ, नेक्स्ट है अपना पल्सेस, दाल। देखो नेक्स्ट क्रॉप है पल्सेस क्रॉप। पल्सेस क्रॉप में भी बहुत सारी, कौन कौन सी? पहले तो नाम लिख लो। एक है ग्राम, ग्राम को ही क्या बोलते हैं? चिकपी, चना। दूसरा है पिजन पी को और क्या बोलते हैं? अरहर, ठीक। तीसरा है मटर पी, या फिर कहो इसको अपन बोल सकते हैं फील्ड पी, ठीक है। गार्डन पी भी होता है, वो हॉर्टिकल्चर वाले में आ जाएंगे, हम बात कर रहे हैं क्रॉप की, ठीक। इसके अलावा एक होता है ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम को और क्या बोलते हैं? उर्द, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ग्रीन ग्राम, इसको क्या बोलते हैं? मूंग, ठीक। इसके अलावा और बताओ, इसके अलावा एक है अपना राजमा, राजमा को क्या बोलते हैं? फ्रेंच बीन, ठीक। और बताओ कौन कौन सी दालें होती हैं भाई? ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, राजमा हो गया, और देखो मोथ बीन, ठीक। और एक होता है हॉर्स ग्राम, जिसको अपन बोलते हैं कुल्थी।
और देखो और कौन सा बचा भाई, हाँ लेथायरस। लेथायरस देखा है, केसरी दाल जिसको बोलते हैं अपन, केसरी दाल। आई थिंक कंप्लीट हो गई पूरी। ठीक है, ये 9 दालें आपको याद रखनी है। सबके बॉटनिकल नेम देख लो, किसका क्या बॉटनिकल नेम होता है। ग्राम, चिकपी का बॉटनिकल नेम सिसेर एरिटिनम, सिसेर एरिटिनम। ठीक है, अब चने भी 2 प्रकार के होते हैं, देसी चना और काबुली चना। देसी चने को तो बोलते हैं सिसेर एरिटिनम, काबुली चने को बोलते हैं सिसेर काबुलिकम। चने के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये एग्रोनॉमी की ज़्यादातर जितनी भी फसलें हैं उन सबके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो वहाँ पर। ठीक है, IBPS के पर्पज़ से मैं फिर से बनाऊंगा जब, लेकिन नंबर थोड़ा देर में आएगा, तो जनरल एग्रीकल्चर ही कंप्लीट होगा। पिजन पी, इसका बॉटनिकल नेम होता है कैजनस कजन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं भाई बताओ, सबसे सिंपल रहेगा ये। पी, मटर, पिजम सटाइवम। ग्रेगर जॉन मेंडल, वीडियो बनाया था इसके ऊपर। मेंडल ने कितनी वैरायटी इसकी इकट्ठी की थी, मेंडल ने 32 वैरायटी। उन 32 वैरायटी में से 22 वैरायटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। 7 साल तक एक्सपेरिमेंट चला था। टोटल 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, और वो ऐतिहासिक स्टडी थी। 1966 में पब्लिश हो गया था रिसर्च पेपर उनका, लेकिन 1900 में जाके, चलो छोड़ो यार, ये देखो वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। अभी देखो पी और फील्ड पी, इसको क्या बोलते हैं, पिजम सटाइवम। इसको क्या बोलते हैं अपन, पिजम सटाइवम, बॉटनिकल नेम। ठीक है, ब्लैक ग्राम और उर्द, और दूसरा है ग्रीन ग्राम। मैं दोनों को भाई बहन बोलता हूँ, बड़ा कन्फ्यूज़न है दोनों में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है बॉटनिकल नेम में। तो देखो ब्लैक ग्राम, इसको क्या बोलते हैं, उर्द। नाम से क्या है, ब्लैक ग्राम, लेकिन इसके नाम, इसका जो बॉटनिकल नेम है ना, उसमें आता है मूंगा। क्या बोलते हैं इसको, बिगना मूंगो। इसको देख के तो ऐसा लगेगा कि ये बॉटनिकल नेम किसका है, मूंग का। मूंग और मूंगो एक जैसा लगता है सुनने में। और ये कैसा है, ग्रीन ग्राम, इसके प्रोनाउंसिएशन में क्या आता है, मूंग, लेकिन जबकि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, बिगना रेडिएटा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बिगना रेडिएटा बोल देते हैं ब्लैक ग्राम का, बिगना मूंगो, मूंगो मतलब मूंग, ऐसा समझ लेते हैं कि बिगना मूंगो मूंग का है, बिगना रेडिएटा ब्लैक ग्राम का है, जबकि ऐसा नहीं है। बिगना मूंगो ब्लैक ग्राम का है और बिगना रेडिएटा ग्रीन ग्राम का है। ठीक, उसके बाद राजमा, इसको बोलते हैं अपन फैसियोलस बल्गैरिस, फैसियोलस बल्गैरिस। ये किसका है, फ्रेंच बीन का है, राजमा का। मॉथ बीन, हॉर्स ग्राम और खेसरी दाल, ये 3 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। मॉथ बीन का देखो, मॉथ बीन का है फैसियोलस एकोनिटिफोलिया, निटिफोलिया। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अपने पढ़ने में नहीं आते रेगुलर। मॉथ बीन, हॉर्स ग्राम, इनके अपन ऑब्वियसली भूल जाते हैं क्योंकि अपने ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन में आते नहीं हैं। ग्राम, पिजन पी, पी, ब्लैक ग्राम, ये अपने सिलेबस में भी बहुत बार पढ़ाते हैं और अपने रिटर्न में आते रहते हैं पढ़ने में, इसलिए अपन के इनके बॉटनिकल नेम याद रहते हैं, जबकि इनके बॉटनिकल नेम हमेशा अपन भूल जाते हैं। कई किताबों में फैसियोलस की जगह पर आपको विग्ना भी मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, हॉर्स ग्राम कुल्थी, इसको बोलते हैं अपन मैक्रोटाइलोमा, मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम। हाँ, मैक्रोटाइलोमा, ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसको देख लेना। मैक्रोटाइलोमा इज अ करेक्ट। ठीक है, मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम, ये हॉर्स ग्राम और कुल्थी का बॉटनिकल नेम है। वही चीज़ है जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ पढ़ने में आती है वो भूल जाते हैं। जैसे कि मेरा खुद मॉथ बीन और हॉर्स ग्राम, ये आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे दिमाग में आया है, नहीं तो मुझे हमेशा इन 5 के तो रटे ही रहते हैं। एक इसका भी रटा हुआ है क्योंकि अपना जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड है ये, और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग मेरा ही सब्जेक्ट है। ये 2 बहुत कम सुनने में आते हैं, तो जो चीज़ हमारी कम सुनने में आती है वो कम याद रहती है। ठीक है, तो आप देखना मैक्रोटाइलोमा यूनिफ्लोरम इसका बॉटनिकल नेम है, हॉर्स ग्राम कुल्थी का। अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना यस, नहीं है तो मैक्रोटाइलोमा तो का सही है, पीछे का क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। ठीक है, लेथायरस की बात करें, लेथायरस को हम खेसरी दाल भी बोलते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम यूजुअली खाने में नहीं लेते, लेकिन वैज्ञानिक इसके ऊपर काफ़ी स्टडी कर रहे हैं, काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे अमाइनो एसिड है इसके अंदर, जो हमारी डाइट का अच्छा हिस्सा हो सकते हैं। तो हम इसे खाने में क्यों नहीं लेते? पहले तो बॉटनिकल नेम देखो, इसका बॉटनिकल नेम होता है लेथायरस सटाइवम, सॉरी लेथायरस सटाइवस, ये इसका बॉटनिकल नेम। इसको खाने में इसलिए नहीं लेते क्योंकि इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन होता है।
क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन, जिसको बोलते हैं हम बोआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी दाल के अंदर न्यूरोटॉक्सिन बोआ पाया जाता है, लेथायरस के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं खेसरी दाल। बॉटनिकल नेम होता है लेथायरस टाइपस। ये जो बोआ होता है ना, ये बॉडी को पैरालाइज कर देता है, हाफ, आधी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो जाती है इसमें। किसमें, आपकी न्यूरोटॉक्सिन इस बोआ के, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा नहीं करते। किसका, लेथायरस टाइपस का, खेसरी दाल का। तो ये इंपॉर्टेंट बॉटनिकल नेम है अपने पल्सेस के, ये आप लोग याद रखना। अब आ जाओ पल्सेस के अलावा इधर जगह है उधर ही देख लेते हैं अपन। पल्सेस के अलावा नेक्स्ट है अपना ऑयल सीड। ऑयल सीड क्रॉप में कौन कौन से हैं वो देखो। सबसे पहला अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड नट, मूंगफली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट के बाद क्या है, सोयाबीन, उसके बाद रेपसीड एंड मस्टर्ड। ध्यान रखना, रेपसीड और मस्टर्ड दोनों एक साथ चलते हैं, कभी भी मस्टर्ड अकेला सुनने को आपको मिलेगा नहीं, रेपसीड और मस्टर्ड दोनों एक साथ। और कौन कौन से होते हैं ऑयल सीड भाई बताओ। ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, सीसेमम जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल, ठीक। और कौन सा है, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, सनफ्लावर, सैफफ्लावर, सीसेमम, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ठीक है भाई। हाँ, लिनसीड, लिनसीड के अलावा एक और है अपनी, वो है कैस्टर। अब कैस्टर थोड़ा अलग है। देखो ये जो ऑयल सीड है ना, इसके दो पार्ट में हम उनको डिवाइड किया है। एक होते हैं एडिबल ऑयल सीड जो खाने वाले हैं, एडिबल, और एक होते हैं नॉन एडिबल जिनको हम खा नहीं सकते। नॉन एडिबल में सिर्फ एक आता है कैस्टर, ये बाकी सब किस में आते हैं, एडिबल। इन सबको हम खाते हैं, यूज़ करते हैं। देखो ग्राउंड नट का बॉटनिकल नेम हम सभी को मालूम है, अरेचिस हाइपोजिया। अब इसमें भी दो आते हैं, एक अरेचिस हाइपोजिया प्रोक्यूमेंस और अरेचिस हाइपोजिया फेस्टिकाटा। वो डिपेंड करेगा कि ग्राउंड नट स्प्रेडिंग टाइप का है कि अपना सीधी स्ट्रेट टाइप का है, ठीक। ग्राउंड नट के ऊपर भी मैं बना चुका हूँ, डिटेल लेक्चर देख लेना आप लोग, और IBPS के पर्पज से तो दोबारा से बनेगा ही। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, रेपसीड मस्टर्ड का बहुत सारे बॉटनिकल नेम है इसके, तो ब्रेसिका स्पीसीज, बस इतना याद रखो। सीसेमम का, और तिल। देखो हाँ, एक चीज़ तो अपन भूल गए, ये जो आपने देखे ना जितने भी, इन सब की जो फैमिली है पल्सेस में जितने भी हैं उन सब की फैमिली है लेग्यूमिनेसी। उन सब की फैमिली क्या है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। वापस आ जाओ, सीसेमम और तिल, इसको बोलते हैं अब हम सीसेमम इंडिकम, सीसेमम इंडिकम। सनफ्लावर हेलियंथस एनस, ठीक है। सैफफ्लावर कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस। लिनसीड लिनस यूसी टेटिसिमम, ठीक, ये नॉन एडिबल। कैस्टर का अपना होता है रिकनस कम्युनिस, ठीक है भाई। यहाँ पर एक चीज़ अपन भूल गए थे, लिनसीड से मेरे को याद आ गया, एक और आपको याद रखनी है, वो है लेंटिल, क्योंकि लिनसीड और लेंटिल इसमें मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, ठीक है। लिनसीड क्या है, ऑयल सीड क्रॉप है, और लेंटिल क्या है, एक दाल है। लेंटिल जिसको बोलते हैं अपन मसूर, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना। लेंटिल का बॉटनिकल नेम क्या है, लेंस एस्कुलेंटा, लेंस एस्कुलेंटा, इसकी फैमिली भी लेग्यूमिनेसी होती है, ठीक है। कैस्टर का रेक्यूमिनेसी, कैस्टर की जो फैमिली है वो है U4BAC, U4BAC। सनफ्लावर और सैफफ्लावर, इन दोनों की फैमिली क्या है, कंपोसिटी, ठीक है। लिनसीड की फैमिली क्या है भाई, लिनसीड की फैमिली अभी पहले बता चुका हूँ मैं, बताओ भाई, नाम से समझ में आएगा, कंफ्यूज मत होना। लिनसीड लिनेसी, एक पढ़ाते हो ना आपको लिलिएसी, लिलिएसी फैमिली है प्याज की और आपकी लहसुन की, ऑनियन और गार्लिक की। ये लिनसीड, लिनसीड लिनेसी, इसकी फैमिली क्या है, लिनेसी, ठीक है, लिनसीड की। सीसेमम की फैमिली हम सभी जानते हैं,
पिडेलेसी अभी हमने बता चुके हैं। रेपसीडा मस्टर्ड की आपकी है सोलेनेसी, सोयाबीन की लेग्यूमिनेसी और ग्राउंडनट की भी लेग्यूमिनेसी। ठीक, ये ऑयल सीड भी हो गया अपना और पल्सेस भी हो गया। और देखो क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी भाई, इसलिए लंबी हो जाएगी क्योंकि इस हफ्ते एक भी वीडियो में अपलोड नहीं कर पाया था। अब देखो फॉडर क्रॉप की बात करें, फॉडर क्रॉप में कौन कौन से आते हैं। देखो भाई सबसे पहला तो है अपना फॉडर में बरसीम, और क्या है लूसर्न, और क्या है ओट, और क्या है नेपियर ग्रास। इसके अलावा एक है अपना क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्वार की फली। ठीक है, बॉटनिकल नेम देखो भाई, बरसीम का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम, एलेक्जेंड्रिनम। ठीक है, लूसर्न का बॉटनिकल नेम मेडिकागो सटाइवा। ये जो लूसर्न होता है ना, इसको बेसिकली अपन अल्फा अल्फा के नाम से बहुत जानते हैं, बहुत फेमस है इस नाम से। आपको पता ही नहीं होगा कि अल्फा अल्फा को लूसर्न बोलते हैं। बॉटनिकल नेम है इसका मेडिकागो सटाइवा। ओट का बॉटनिकल नेम है एवेना सटाइवा। ठीक, नेपियर ग्रास का बॉटनिकल नेम बताओ। ये जो नेपियर ग्रास है ना, परप्यूरेनम। हाँ, मैं क्या बता रहा था कि ये जो नेपियर ग्रास है ना, ये नेपियर ग्रास बाजरा से काफ़ी रिलेटेड है। बाजरा का भी क्या था, पेनिसिटम टाइफॉइड, इसका क्या है पेनिसिटम परप्यूरेनम। इन दोनों का हम क्रॉस भी करा सकते हैं, बाजरा और नेपियर ग्रास का। एक्चुअल में इन दोनों का क्रॉस हो चुका है और इसका आंसर आप लोग बताना कि बाजरा और नेपियर ग्रास का क्रॉस करवाकर कौन सी वैरायटी बनाई गई थी, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, क्लस्टर बीन ग्वार, काइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। ठीक, ये तो बात की हमने किसकी, फॉडर क्रॉप की, चारे वाली फसलें। अब बात कर लो फाइबर क्रॉप की, देख लो फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में अपनी 2-3 हमको पढ़नी है। सबसे पहले तो एक है इम्पॉर्टेंट कॉटन। ठीक, देखो इसमें आपकी बात करूं तो ये जो आपका है दोनों ये आते हैं अपने लेग्यूमिनेसी में, ये अपने दोनों आते हैं ग्रेमिनी में, और काइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा ये भी अपना आता है लेग्यूमिनेसी में। लेग्यूमिनेसी और ग्रेमिनी ये ऐसी फैमिली है कि इनके ऊपर अब क्वेश्चन आने बंद हो गए, कोई नहीं क्वेश्चन पूछता है इनके ऊपर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी फैमिली पर जो थोड़ी हटके लगती हैं, थोड़ी यूनिक रहती हैं। जैसे कॉटन की फैमिली में पूछ लेते हैं, कॉटन का बॉटनिकल नेम क्या है, गॉसिपियम स्पीसीज। ठीक है, फैमिली है इसकी मालवेसी, इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरा है जूट, ये है इम्पॉर्टेंट। तीसरा है सनहेम्प, पहले नाम लिख लेते हैं। देखो जूट का बॉटनिकल नेम होता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। ठीक है, ये किसका है, जूट का बॉटनिकल नेम है। इसकी फैमिली होती है टिलियेसी। ये देखो थोड़ा अलग यूनिक नाम है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सनहेम्प क्रोटोलेरिया जेंसिया, क्रोटोलेरिया जेंसिया। ठीक है, फैमिली हुई लेग्यूमिनेसी, फैबिएसी। ठीक, ये तो हो गए अपने फाइबर क्रॉप। और देखो शुगर क्रॉप की बात करो, शुगर क्रॉप में अपन को 2 ही पढ़ने हैं, एक तो है शुगर केन और दूसरा है शुगर बीट। शुगर केन का बॉटनिकल नेम सैकरम ऑफिसिनेरम। ये नोबल केन है, हालांकि सैकरम स्पॉन्टेनियम भी है, सैकरम रोबस्टम भी है, लेकिन आप लोग याद रखना सैकरम ऑफिसिनेरम। इसको शुगर केन के ऊपर मैं बना चुका हूँ वीडियो, पूरी डिटेल लेक्चर बना चुका हूँ शुगर केन के ऊपर, आप लोग देख लेना। शुगर केन स्पीसीज कहना ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद करना हो तो शुगर केन ऑफिसिनेरम आप याद कर लो। शुगर बीट में है बीटा बल्गैरिस, शुगर बीट का बॉटनिकल नेम बीटा बल्गैरिस। ठीक है, इसके अलावा स्टिमुलेंट क्रॉप की जो अपने दिमाग में जगा दें, यहाँ पर आपको एक ही क्रॉप याद रखना है, वो है टोबैको। ठीक है, टोबैको का होता है निकोटियाना स्पीसीज। 2 स्पीसीज इसमें हम यूज़ करते हैं बेसिकली, एक होती है रस्टिका स्पीसीज और दूसरी स्पीसीज है अपनी यहाँ पर निकोटियाना रस्टिका। और चलो आप लोग बताओ यार,
मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रही। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखना निकोटियाना स्पीसीज के नाम से। किसको? टोबैको को। ठीक है, ये तो हो गया अपना क्रॉप का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। अब देख लो और भी बहुत सारे टाइप के क्लासिफिकेशन हैं। ये चीज़ें ऐसी है कि इसको जितना ज़्यादा पढ़ो ना उतनी ज़्यादा अपने दिमाग में क्लिक करती हैं। आपने अगर 1 महीने भी नहीं पढ़ा तो 1-2 बॉटनिकल नेम या 1-2 फैमिली या बॉटनिकल नेम में भी फिर आपकी स्पीसीज़ के ऊपर बॉटनिकल नेम होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भूलते नहीं हैं, बस क्लिक नहीं करती, ऑन द स्पॉट एकदम से दिमाग में नहीं आती। जैसे मेरे, देखो ये बात आप हमेशा अपने दिमाग से निकाल देना कि टीचर जो आपको पढ़ा रहा है उसको सब कुछ आता है। भूलने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो तो भगवान की देन है। हर आदमी भूलता है, हर आदमी भूलता है, ये तो नेचर है, कुदरत है। क्या किया जाए भूलने के लिए? ना भूलने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर आपने 1 महीने तक किसी एक टॉपिक को उठा के नहीं देखा ना, तो आप कुछ ना कुछ 2-4 चीज़ें उसमें से भूल ही जाओगे। ठीक, ये तो हो गया अपना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के ऊपर। यहाँ पर अपन ने बॉटनिकल नेम भी पढ़ लिए। अब आ जाओ अपना लाइफ स्पान के ऊपर। क्लासिफिकेशन किसके ऊपर करना है अपन को? लाइफ स्पान, मतलब उनका जीवन काल। जीवन काल से मतलब यहाँ पर है सीड टू सीड। 1 मिनट, जीवन काल से मतलब है यहाँ पर सीड टू सीड। जब हमने सीड बोया और सीड कब बन के तैयार हुआ? सीड बो और जब सीड ही मिल जाए, सीड बोने पर सीड मिले तब उसका लाइफ स्पान माना जाता है। अब तक क्योंकि बहुत सारी इसमें हमारा कन्फ्यूज़न क्यों होता है, दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिनका हम सीड बोते हैं लेकिन सीड हार्वेस्ट नहीं करते। हमको क्या करना है? लाइफ स्पान से मतलब है सीड टू सीड, सीड बोना है और सीड ही हार्वेस्ट करना है। देखो एक होती है यहाँ पर एनुअल क्रॉप, दूसरी होती है बाइनियल क्रॉप और तीसरी होती है पेरिनियल क्रॉप। ठीक है, एनुअल क्रॉप, बाइनियल क्रॉप और 1 मिनट, बहुत गर्मी है। देखो तो एक होती है एनुअल क्रॉप, एक होती है बाइनियल क्रॉप और एक होती है पेरिनियल क्रॉप। एनुअल क्रॉप, जो क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल को एक सीज़न में कंप्लीट करे, मतलब जब हम सीड बोएंगे और नया सीड मिलने में हमें जब 1 सीजन का टाइम लगता है तो वो होती हैं अपनी एनुअल क्रॉप। बाइनियल क्रॉप जिसमें 2 सीजन का टाइम लगता है। पेरिनियल क्रॉप जिसमें 2 सीजन से ज़्यादा। अब देखो यहाँ पर सीज़न का मतलब 6 महीने भी हो सकते हैं और सीज़न का मतलब 1 साल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा उस क्रॉप के लिए सीज़न का क्या मतलब है। एनुअल क्रॉप मतलब 1 सीज़न, जो क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल को 1 सीज़न में कंप्लीट करती हो। बाइनियल क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल 2 सीज़न में कंप्लीट करती हो। पेरिनियल क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल 3 सीज़न में या मोर देन 2 ईयर में कंप्लीट करती हो, वो होती हैं अपनी पेरिनियल क्रॉप। बाइनियल क्रॉप में कौन कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं? जैसे कि वीट, राइस, ओट, बार्ले, पर्ल मिलेट, सोयाबीन। जितनी भी फसल जो अपन खरीफ में बोई खरीफ में ही काट ली, खरीफ में बोई रबी के अंत में काट ली, रबी में बोई जायद के अंत में काट ली, जायद में बोई खरीफ के अंत में काट ली। 1 सीजन में कट के तैयार, बन के तैयार हो जाए, पक के तैयार हो जाए, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, वो एनुअल क्रॉप है। वाइनियल क्रॉप जिसमें 2 सीजन लगते हैं। 2 सीजन का मतलब जो पहला वाला सीजन होगा, जो फर्स्ट सीजन होगा, वो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करेगा। उसमें प्लांट क्या कंप्लीट करेगा? वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, और जो सेकंड सीजन होता है उसमें अपना प्लांट जो है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कंप्लीट करता है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ मतलब उसमें फ्लावरिंग आती है, तो फ्लावरिंग दूसरे सीजन में आती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना वो है ऑनियन। इसके अलावा शुगर बीट, मार्कर की भी रिफल करनी पड़ेगी, चलो तब तक चल जाएगा। ठीक है, एक है ऑनियन और दूसरा है शुगर बीट। ऑनियन इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है बाइनियल में।
ठीक। उसके बाद आ जाओ पेरिनियल, मोर देन 2 ईयर, 3 सीजन से ज़्यादा का समय लग जाए या 2 साल से ज़्यादा का समय लग जाए तो वो होते हैं अपने पेरिनियल क्रॉप। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका शुगर केन, ठीक है। इसके अलावा है लूसर्न। ये 2 अच्छे एग्जाम्पल हैं, ये आप लोग याद रखना, ठीक। एनुअल क्रॉप, बाइनियल क्रॉप और पेरिनियल क्रॉप। और देखो सीजन के बेसिस से बात कर लो। अब सब सिंपल सिंपल सा ही है। किस बेसिस पर? सीजन के बेसिस पर। सीजन के बेसिस पर भी 3 टाइप की होती हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप, दूसरी होती है रबी क्रॉप और तीसरी होती है जायद क्रॉप। खरीफ क्रॉप मतलब इनको हम मानसून क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप को क्या बोलते हैं और हम मानसून क्रॉप, क्योंकि पहली बारिश होने के बाद इन फसल की बुवाई की जाती है। तो खरीफ क्रॉप की जो सोइंग होती है वो बेसिकली हम करते हैं कब? जून जुलाई में, या पहली बारिश होने के बाद, ठीक है। वहीं हार्वेस्टिंग की बात कर लें, हार्वेस्ट करते हैं हम लोग अक्टूबर के महीने में। ये खरीफ जो है ना, इसको हम लोग ऑटमन भी कहते हैं। ये ऑटमन जो है वो अरेबिक भाषा में इसको हम ऑटमन भी कहते हैं खरीफ को, ठीक है। रबी की अगर हम बात करें, रबी को हम लोग कहते हैं विंटर क्रॉप, क्योंकि सर्दियों में उगाई जाती हैं, ठीक है। सोइंग की अगर हम बात करें तो नवंबर से लेकर दिसंबर तक इसकी हम सोइंग करते हैं, ठीक। हार्वेस्टिंग की बात करें तो फरवरी से लेके मार्च तक के बीच में इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं हम लोग। ये जो रबी होता है ना, इसका मतलब होता है स्प्रिंग। किस भाषा में? अरेबिक भाषा में, ठीक। वहीं अगर हम बात करें जायद, तो जायद को हम लोग समर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसको गर्मियों के मौसम में उगाया जाता है। इसकी सोइंग की अगर हम बात करें तो सोइंग की जाती है इसकी मार्च के महीने से, और इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग मई में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल बताओ। खरीफ, सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन यही है, हम सभी जानते हैं खरीफ के एग्जाम्पल क्या हैं, रबी के एग्जाम्पल क्या हैं और जायद के एग्जाम्पल क्या हैं। खरीफ के एग्जाम्पल बताओ। राइस, सोयाबीन, और बताओ ग्राउंडनट, इसके अलावा कॉटन, ठीक है, और भी बहुत सारे। रबी के एग्जाम्पल बताओ। वीट, गेहूँ, मस्टर्ड, ठीक है, लूसन, और बोलो आपका मस्टर्ड हो गया, ग्राम। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके बारले। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रबी के। वहीं जायद के बताओ। जायद के एग्जाम्पल है आपका मूंग बीन, ठीक है, उर्द बीन। ये आपके मूंग के एग्जाम्पल, ये आपके जायद के एग्जाम्पल है, ठीक। ये तो बात की हमने किसकी बेसिस पर? सीजन के बेसिस पर। और देखो डेप्थ ऑफ रूट के बेसिस पे बात करो। डेप्थ ऑफ रूट ग्रोथ, डेप्थ ऑफ रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ के डेप्थ के बेसिस पे बात करते हैं। एक होते हैं आपके सैलो, ठीक, दूसरे होते हैं अपने इंटरमीडिएट, और तीसरे होते हैं अपने डीप रूटेड। शैलो का मतलब क्या है? शैलो का मतलब जिनकी रूट ज़्यादा गहराई में न जाए। एक निश्चित दूरी होती है जो रूट जोन की, उनकी जो जड़ होती है, प्लांट की जो जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, वो कितनी गहराई तक ग्रो कर रही हैं, उस बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। तो कुछ ना कुछ पैरामीटर तो होगा कि भाई कितनी गहराई तक ग्रो करेंगे तब शैलो कहेंगे, कितनी गहराई तक ग्रो करने पर इंटरमीडिएट कहेंगे, और ज़्यादा गहराई तक ग्रो कर जाए तो उसे डेप्थ कहेंगे, डीप कहेंगे। अगर 1 मीटर तक, 1 मीटर डीप तक अगर रूट जो है वो ग्रो करती है तो वो अपनी सैलो रूटेड क्रॉप में आती हैं, जैसे कि वीट, बार्ले, ओट, ठीक है, जैसे कि अपने वीट, बार्ले और ओट। वहीं अगर हम बात करें इंटरमीडिएट की, इंटरमीडिएट जिसकी 1.5 मीटर तक गहरी रूट जाए, उसमें अपनी आती है इंटरमीडिएट, जैसे कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें एक शुगर बीट, ठीक। इसके अलावा बात करें डीप, मोर देन 1.5 मीटर डीप।
1.5 मीटर से भी ज़्यादा गहराई में अगर रूट चली जाए तो वो अपने आती हैं डीप रूटेड में, जैसे कि अपना अल्फ़ा जिसको अपन लूसेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, ये तो हो गया अपना डेप्थ ऑफ रूट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं अपन एक और है यहाँ पर CO2 फिक्सेशन के बेसिस पर। CO2 फिक्सेशन के बेसिस पर क्या है, देखो बता चुका हूँ, ये तो मैं फिजियोलॉजी का पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एक होते हैं C3 प्लांट, एक होते हैं C4 प्लांट और एक होते हैं केम प्लांट। C3 C4 क्या है ये? C3 प्लांट मतलब जिनके अंदर C3 साइकिल होती है, जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है सब कुछ। भाई CO2 फिक्सेशन किस में होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है। फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में होता है। डार्क रिएक्शन में भी मॉडिफिकेशन होता है। जो C3 साइकिल होती है, नॉर्मली तो C3 साइकिल ही होती है, जो ग्लूकोज बनता है ना वो C3 साइकिल में बनता है, डार्क रिएक्शन का एक पार्ट है। तो C3 साइकिल में कभी कभी अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू CO2 तो वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। उस फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए कुछ प्लांट ने अपने अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन किया। वो किस तरह का मॉडिफिकेशन था, क्या था, वो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लेना, प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा C4 साइकिल के ऊपर। तो कुछ प्लांट ने ऐसा मॉडिफिकेशन किया उस फोटो रेस्पिरेशन को रोकने के लिए कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो भी जाए तो भी उसमें फोटो रेस्पिरेशन ना हो। उनको हमने, उनके अंदर एक नई साइकिल स्टार्ट हो गई जिसको बोलते हैं C4 साइकिल, तो उनको C4 प्लांट कह दिया। एक होते हैं केम प्लांट। देखो C4 प्लांट मतलब जिनके अंदर C3 साइकिल होती है। इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? वीट, राइस, सोयाबीन, बाजरा, बार्ले। और मैं कहता हूँ अब तो सिर्फ इतना याद रखो, C4 का याद रखो, बाकी के जितने बचे वो सब उसमें आ जाएंगे C3 में। केम प्लांट में तो एक याद रख लो अपना पाइनएप्पल, और एक होता है एगेव। ठीक है, ये तो अलग ही चीज़ हो गए। अब ज़्यादातर क्रॉप जो है वो अपनी इन्हीं दो में कैटेगराइज है, C3 में, C4 में। C4 का याद रख लो। C4 में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है, एक है चलो सोरगम भी है, इसके अलावा अपन को याद रखना है यहाँ पर शुगर केन, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और दूसरा है मेज। इसलिए शुगर केन और मेज के अंदर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन देने की, जो उत्पादन देने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होती है शुगर केन और मेज के अंदर। क्यों? C4 प्लांट होने की वजह से। एक्चुअली में C4 साइकिल को शुगर केन और मेज के अंदर ही डिस्कवर किया गया था। ये दो तो आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा सोरगम भी है। तो इन प्लांट को छोड़कर बाकी के जितने भी प्लांट होंगे वो ऑलमोस्ट अपने C3 प्लांट ही होंगे। ठीक, ये तो हो गया अपना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के बेसिस पर। और देखो भाई कहाँ गया ये, मोड ऑफ पॉलिनेशन के बेसिस पर देख लो। मोड ऑफ पॉलिनेशन के बेसिस पर, मोड ऑफ पॉलिनेशन में आप देखो, एक तो होते हैं अपने सेल्फ पॉलिनेटेड, दूसरे होते हैं क्रॉस पॉलिनेटेड, और तीसरे होते हैं ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और यही आपको याद रखना है। कौन सा? ऑफन वाला। इसको चलो ऑफन वाले को पहले पढ़ लो। इसमें आता है कॉटन। देखो सेल्फ पॉलिनेटेड मतलब जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो, लेकिन जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है उनके अंदर 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन वो सेल्फ पॉलिनेशन ही मानी जाएंगी। अगर 5% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, और कब तक हो जाए? 30% तक। एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर मिनिमम 5% क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, मिनिमम 5%। अगर मान लो 2% हुआ, 3% हुआ तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे, उसे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं कहेंगे। मिनिमम 5% तक तो हो सकता है। लेकिन अगर किसी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर 5% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए, और कब तक? अप टू दी 30%, यानी 5 से लेके 30% के बीच में अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फिर उसको कहा जाता है ऑफन, मतलब सेल्फ और क्रॉस के बीच की क्राइटेरिया है। इसमें आपका एक कॉटन है, एक पिजन पी है, एक सैफ्लॉवर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखना, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में आती है। ठीक है, सेल्फ में तो आपका देख लो वीट है, आपका राइस है, सोयाबीन है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस में आप लोग याद रखो मेज और बाजरा, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
मेज के अंदर पाई जाती है प्रोटेंडरी, बाजरा के अंदर पाई जाती है प्रोटोगाइनी। ये तो पॉलिनेशन के बेसिस पर है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। एक तरीका है क्लासीफाई करने का, वो है फोटो पीरियड के बेसिस पर। किस बेसिस पर? फोटो पीरियड के बेसिस पर। फ्लावरिंग को डिफर करता है, भाई दिन का समय कितना है और रात का समय कितना है, ये चीज़ डिफर करती है, ये चीज़ अफेक्ट करती है फ्लावरिंग को। किसी भी फसल के अंदर फूल तभी आते हैं जब उसको एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड मिल जाए, हर चीज़ के लिए डिपेंड करता है। तो ऐसे ही एक होता है लॉन्ग डे प्लांट, जब दिन का समय ज़्यादा हो। एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट, जब दिन का समय कम हो। एक होते हैं न्यूट्रल डे प्लांट, NDP, मतलब दिन का समय ज़्यादा हो या कम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका न्यूट्रल डे प्लांट, सॉरी इसको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, DNP। क्या बोलते हैं इसको? डे न्यूट्रल प्लांट, DNP। यहाँ पर आप लोग याद रखो सनफ्लावर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रखो ग्राउंड नट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। सनफ्लावर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। और एक आप याद रखो टोमेटो, टोमेटो वेजिटेबल, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक मैंने वेजिटेबल का कोई एग्जाम्पल नहीं लिया, लेकिन इसका दे रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। टोमेटो और सनफ्लावर बोथ आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ डे न्यूट्रल प्लांट। दिन हो या रात हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सनफ्लावर पे और टोमेटो पर, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट, इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। जितनी भी खरीफ क्रॉप की है, देखो खरीफ क्रॉप जितनी भी है, उल्टा समझना है इसको। खरीफ क्रॉप गर्मियों के मौसम जैसा रहता है, बारिश का मौसम, लेकिन उसको रखते किस में अपन? शॉर्ट डे में, ठीक है। जितनी भी रबी क्रॉप वाली है, यानी कि अपनी सर्दियों वाला है, लेकिन उसको रखते किस में है? लॉन्ग डे में। तो जितनी भी रबी क्रॉप वाली फसलें हैं, यानी कि जैसे कि वीट हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब किस में आती हैं? लॉन्ग डे प्लांट में। जितनी भी खरीफ वाली फसलें हैं, खरीफ वाली में आपका सोयाबीन हो गई, राइस हो गया, और अभी बताया था मैंने आपको, और कौन कौन सा भी बताओ, आपका कॉटन हो गया। ये जो आपकी खरीफ क्रॉप वाली फसलें हैं, तो जो खरीफ क्रॉप वाली फसलें हैं वो सब शॉर्ट डे में आती हैं, और जो आपकी रबी क्रॉप वाली फसलें हैं वो सब लॉन्ग डे में आती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे तरीके मैंने आपको